हेलो दोस्तों, नर्सिंग वाईफाई चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, लास्ट की वीडियो तक हमने ईएसआईसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हमने टोटल 80 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अभी मूव करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिपनेस ऑफ सर्विक्स इज असेस्ड बाई। जो रिपनेस ऑफ सर्विक्स है वो किसके अंदर असेस की जाती है? पहला ऑप्शन है अपगार स्कोर, सेकंड है डाउन स्कोर, थर्ड है बाइशॉप स्कोर और फोर्थ है न्यू बेलार्ड स्कोर। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? बाइशॉप स्कोर। बाइशॉप स्कोर के अंदर रिपनेस ऑफ सर्विक्स असेस की जाती है। अब सबसे पहले हम समझते हैं ये रिपनेस ऑफ सर्विक्स क्या होती है। रिपनेस ऑफ सर्विक्स का मतलब होता है सॉफ्टनिंग एंड डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स। सर्विक्स का डायलेटेशन होना और सॉफ्ट होना, इसको बोला जाता है रिपनेस। रिपनेस ये किस में असेस की जाती है? बाइशॉप स्कोर में। अब बाइशॉप स्कोर की यदि हम बात करते हैं तो ये बाइशॉप स्कोर में टोटल कितना स्कोर होता है? 0 से 13 होता है। मिनिमम 0 होता है और मैक्सिमम 13 होता है। और बाइशॉप स्कोर के अंदर क्या नापा जाता है? इसमें देखा जाता है मैटरनल रेडीनेस फॉर द लेबर। मतलब ये है जो मैटरनल रेडीनेस, जो मदर है वो रेडी है या नहीं है किसके लिए? लेबर के लिए। उसको मापने के लिए एक स्कोर होता है जिसको बोला जाता है बाइशॉप स्कोर। बाइशॉप स्कोर के अंदर 0 से 13 रेंज होती है। अब 0 से 13 के अंदर में यदि 0 से लेकर 5 है तो इसका मतलब है मदर नॉट रेडी। मदर नॉट रेडी फॉर लेबर। और यदि 6 से लेकर यदि 13 स्कोर आ रहा है तो इसका मतलब है मदर रेडी फॉर लेबर। और इसके इसी क्वेश्चन में और क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं उनको भी हम देख लेते हैं। एक है अपगार स्कोर। अपगार स्कोर को हमने लास्ट वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया था कंप्लीटली। आपने यदि नहीं देखा है तो इसी सीरीज में आप फर्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। नेक्स्ट है डाउन स्कोर। जो डाउन स्कोर होता है इसमें क्या असेस किया जाता है? इसमें असेस किया जाता है, डाउन स्कोर के अंदर क्या असेस किया जाता है? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ऑफ द न्यूनेट्स। जो न्यूनेट्स होते हैं उनकी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को असेस किया जाता है डाउन स्कोर में। और एक है न्यू बेलार्ड स्कोर। न्यू बेलार्ड स्कोर के अंदर क्या असेस किया जाता है? न्यू बेलार्ड स्कोर के अंदर असेस किया जाता है इन्फेंट गेस्टेशनल स्टेज और या इन्फेंट गेस्टेशनल एज। जो इन्फेंट होता है उसकी जो गेस्टेशनल एज है वो कितनी है उसको असेस करने के लिए क्या यूज किया जाता है? न्यू बेलार्ड स्कोर। इसके अंदर क्या असेस करते हैं? इसके अंदर करते हैं फिजिकल और न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट। जो फिजिकल डेवलपमेंट और न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट को असेस किया जाता है न्यू बेलार्ड स्कोर के अंदर, जिसमें इन्फेंट होता है उसकी गेस्टेशनल जो एज है उसको असेस किया जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉन्ग टर्म कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर असेस्ड बाई। जो लॉन्ग टर्म ब्लड शुगर होती है उसको कैसे असेस किया जाता है? पहला ऑप्शन है HbA1c, सेकंड है फास्टिंग ब्लड शुगर, थर्ड है पोस्ट प्रेंडल ब्लड शुगर, फोर्थ है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है HbA1c। HbA1c के अंदर कितने दिन की ब्लड शुगर हम चेक करते हैं? वो चेक करते हैं हम
लास्ट 90 डेज की रिपोर्ट आती है कि लास्ट 90 डेज में आपका ब्लड शुगर लेवल एवरेज कितना रहा है। और यदि इसकी नॉर्मल रेंज की बात करते हैं तो इसका जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 4 से लेकर 6 तक। अब 4 से 6 तक होती है, यदि एग्जैक्ट क्वेश्चन में आ जाए तो आपका होगा 4 से लेकर 5.7, ये इसकी नॉर्मल रेंज है। और यदि 5.7 से लेकर आपका आ जाए 6.4 तो आपका क्या है, ये प्री डायबिटिक के अंदर आता है, प्री डायबिटिक के अंदर। और यदि 6.4 से एबव है तो इसको बोलेंगे डायबिटिक। डायबिटिक की कैसी आएगी, 6.4 से एबव स्कोर आएगा किसका, HbA1c का। और प्री डायबिटिक का आएगा 5.7 से लेकर 6.4 और नॉर्मल होती है 4 से लेकर 6 तक। और इसके अलावा जो HbA1c में क्या चेक किया जाता है, HbA1c में चेक किया जाता है ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन को चेक किया जाता है HbA1c में। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है फास्टिंग ब्लड शुगर। फास्टिंग ब्लड शुगर के FBS भी कहते हैं शॉर्ट में। FBS कितना होता है, फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल, वो होता है हमारा 70 से लेकर 110 mg पर डेसीलीटर। और शुगर को किस में नापा जाता है, mg पर डेसीलीटर में। और इसके अलावा यदि 70 से 110 है तो ये कैसा है, नॉर्मल है, नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल। वहीं पे यदि आ जाए 111 से लेकर आपका जो 111 से लेकर 125 की रेंज में आता है तो क्या कहेंगे, इसको कहेंगे प्री डायबिटिक, प्री डायबिटिक कंडीशन। और 126 से लेकर और 126 से एबव आए तो उसको क्या बोलेंगे, डायबिटिक कंडीशन। किस कंडीशन में, जब वो FBS है, उसने क्या है, कुछ भी नहीं खाया हुआ होता है। FBS का मतलब होता है फास्टिंग ब्लड शुगर। जब क्या है, पेशेंट सुबह सुबह खाली पेट होता है तब उसका जो ब्लड शुगर चेक करेंगे वो होता है फास्टिंग ब्लड शुगर। और यदि नॉर्मल कितना है, 70 से 110, 111 से 125 कितना हो गया, प्री डायबिटिक। और 126 से अबव है तो डायबिटिक। वहीं हम पोस्ट प्रेंडल ब्लड शुगर के लेवल की बात करते हैं तो पोस्ट प्रेंडल ब्लड शुगर किसको बोला जाता है, जब हम क्या कर लें, फास्टिंग ब्लड शुगर चेक करने के बाद में हम क्या करें, 75 ग्राम ग्लूकोज ले लें। उसके बाद में हम 2 आवर आफ्टर हम यदि चेक कराते हैं और यदि हमारा ब्लड शुगर लेवल कितना आए, 126 से लेकर 140, तो क्या है, ये होता है नॉर्मल। ये हो गया नॉर्मल। किस नॉर्मल कौन सा हुआ है, पोस्ट प्रेंडल में 126 से 140 नॉर्मल है। यदि आपका 140 से लेकर कितना आता है, 199, तो क्या हो गया, इसको नॉर्मल नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्री डायबिटिक, प्री डायबिटिक पोस्ट प्रेंडल में। और इसके अलावा एबव यदि 200 आ जाए तो उसको बोलेंगे डायबिटिक। और GTT ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है, ये इसी में ही चेक किया, इसके अंदर क्या चेक किया जाता है, फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल और पोस्ट प्रेंडल ब्लड शुगर लेवल, ये दोनों किसके अंदर चेक किए जाते हैं, GTT के अंदर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, lack of vowel sound in the immediate post-operative period may be sign of lack of vowel sound। vowel sound का कमी होना या नहीं आना immediate post-operative period, जो कि पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड है, ऑपरेशन, किसी पेशेंट का ऑपरेशन हुआ है उसके बाद में उसकी वॉवल साउंड नहीं आ रही है, तो ये किस चीज का साइन है,
पहला ऑप्शन है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, सेकंड है इंटेस्टाइनल परफोरेशन, थर्ड है पैरालिटिकस इलियस, फोर्थ है सेकेंडरी हेमरेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पैरालिटिकस इलियस। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन ए पेशेंट exerted less than 300 ml of urine per day the condition is called। एक पेशेंट है और जिसको क्या हो रहा है 300 ml से भी कम यूरिन हो रहा है एक दिन में, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है पॉलीयूरिया, सेकंड है ओलिगूरिया, थर्ड है एन्यूरिया, फोर्थ है यूरेमिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ओलिगूरिया। ओलिगूरिया का मतलब होता है 300 ml से कम। अब यहाँ देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया का मतलब है यदि पेशेंट है 2.5 लीटर से ज्यादा यदि यूरिन पास कर रहा है तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? पॉलीयूरिया। और यदि लेस देन 300 ml यूरिन आ रहा है इन 24 आवर, सभी जो भी कंडीशन है ये कैसी हैं? 24 आवर की। यूरिन इन 24 आवर, तो इसको क्या बोलेंगे? ओलिगूरिया। एन्यूरिया किस कंडीशन को बोलते हैं? जब यूरिन कितना हो? लेस देन 50 ml पर आवर, सॉरी पर 24 आवर, उसको क्या बोला जाता है? एन्यूरिया बोला जाता है। और इसके अलावा लास्ट ऑप्शन में दिया हुआ है यूरेमिया। यूरेमिया का मतलब होता है इंक्रीज यूरिया इन ब्लड के अंदर यूरिया का इंक्रीज होना क्या कहलाता है? यूरेमिया। एमिया रिलेटेड हो गया ब्लड से रिलेटेड, और यूरिया का हो गया यूरिया से रिलेटेड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पासिंग ब्लड इन यूरिन इज कॉल्ड। यूरिन के अंदर ब्लड का पास होना क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है यूरेमिया, सेकंड ऑप्शन है प्रोटीन यूरिया, थर्ड ऑप्शन है हेमीचूरिया, फोर्थ ऑप्शन है पॉलीयूरिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हेमीचूरिया। हेमी रिलेटेड हो गया ब्लड और चूरिया रिलेटेड यूरिन। तो यूरिन के अंदर ब्लड होना क्या कहलाता है? हेमीचूरिया। इसके अलावा यूरेमिया हमने बता ही दिया, इंक्रीज यूरिया इन ब्लड। प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन इन यूरिन के अंदर प्रोटीन आना। इसके अलावा पॉलीयूरिया, यदि 2.5 लीटर से एबव यदि यूरिन आ रहा है तो उसको क्या पॉलीयूरिया बोला जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोनेफ्रोसिस इज। हाइड्रोनेफ्रोसिस है, पहला ऑप्शन है डायलिटेशन ऑफ स्टमक, सेकंड है डायलिटेशन ऑफ गॉल ब्लैडर, थर्ड ऑप्शन है डायलिटेशन ऑफ इंटेस्टाइन्स, फोर्थ ऑप्शन है डायलिटेशन ऑफ किडनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डायलिटेशन ऑफ किडनी। किडनी का डायलेट होना क्या कहलाया जाता है? हाइड्रोनेफ्रोसिस। अब ये किसकी वजह से होता है? हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है किसकी वजह से? ऑब्स्ट्रक्शन होना, ऑब्स्ट्रक्शन इन द यूरिन passage from kidney to bladder। जब यूरिन किडनी से ब्लैडर के लिए आता है और उसी वे में क्या हो जाए? ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, तो क्या होगा? यूरिन किस में रह जाएगा? किडनी में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा? किडनी फूल जाती है, किडनी के अंदर क्या हो जाती है? स्वेलिंग हो जाती है, और इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? हाइड्रोनेफ्रोसिस। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लीपिंग पल्स रेट इज क्लासिकली इंक्रीज। जो स्लीपिंग पल्स है, सोने के दौरान जो पल्स रेट है वो इंक्रीज हो जाती है किस कंडीशन में?
पहला ऑप्शन है हाइपोथायरॉयडिज्म, सेकंड है हाइपरथायरॉयडिज्म, थर्ड है हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, फोर्थ है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर क्या होता है? पल्स रेट इंक्रीज हो जाती है। और पल्स रेट इंक्रीज क्यों होती है? इसके अंदर क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है ब्रीथिंग, जिसकी वजह से क्या होता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वजह से, कमी की वजह से क्या होगा? पल्स रेट इंक्रीज होगी। पल्स रेट क्या होगी? इंक्रीज हो जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीफ रेगुलेटर ऑफ इम्यून मैकेनिज्म। इम्यून मैकेनिज्म का चीफ रेगुलेटर कौन है? पहला ऑप्शन है प्लाज्मा सेल, सेकंड है सप्रेसर टी सेल, थर्ड है हेल्पर टी सेल, फोर्थ है बी लिम्फोसाइट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हेल्पर टी सेल्स। हेल्पर टी सेल्स क्या करती हैं? रेगुलेट करती हैं इम्यून मैकेनिज्म को। अब यहाँ आपको समझना पड़ेगा ये हेल्पर टी सेल्स कैसे इम्यून मैकेनिज्म को रेगुलेट करती हैं। अब उसके लिए समझना पड़ेगा आपको डब्ल्यूबीसी को। देखिए डब्ल्यूबीसी होती है वो कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी ग्रेनुलोसाइट और एक होती है एग्रेनुलोसाइट। अब यहाँ जो एग्रेनुलोसाइट के अंदर कौन कौन सी डब्ल्यूबीसी होती हैं? एग्रेनुलोसाइट के अंदर होती हैं लिम्फोसाइट, और कौन कौन सी होती है? एक होती है मोनोसाइट। और जो लिम्फोसाइट के अंदर कितने प्रकार की सेल होती हैं? लिम्फोसाइट के अंदर 3 प्रकार की सेल होती है। एक होती है आपकी टी सेल्स, जिसको बोला जाता है टी लिम्फोसाइट्स। दूसरी होती है बी लिम्फोसाइट्स, बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट्स। और तीसरी होती है एनके सेल, जिसको बोला जाता है नेचुरल किलर सेल्स। अब यहाँ देखिए, और इसके अलावा टी लिम्फोसाइट का यदि हम फर्दर डिवाइड करते हैं तो टी लिम्फोसाइट्स भी कितने प्रकार की होती है? ये भी 3 प्रकार की होती है। अब टी लिम्फोसाइट कौन कौन सी होती है? टी लिम्फोसाइट होती है, एक होती है आपकी टी हेल्पर, एक होती है आपकी टी किलर, और थर्ड होती है आपकी टी सप्रेसर। टी हेल्पर, टी किलर, टी सप्रेसर। और अब यहाँ देखिए, जो टी हेल्पर जो लिम्फोसाइट होती है उसका काम क्या होता है? वो क्या करती है आपका? ये जो टी हेल्पर सेल होती है ये क्या करती है? ये बी लिम्फोसाइट को, बी लिम्फोसाइट होती है, जो बी लिम्फोसाइट होती है उसको क्या करती है? उसको हेल्प करती है किसमें? टू सीक्रेट एंटीबॉडी। अब जो बी लिम्फोसाइट होती है वो क्या करती है? जो बी सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं? एंटीबॉडी को सीक्रेट करती हैं। अब वहाँ जो टी लिम्फोसाइट की जो टी हेल्पर सेल होती है वो क्या करती है? बी लिम्फोसाइट को हेल्प करती है, क्या करती है? कि सीक्रेट करने के लिए एंटीबॉडी को। अब यहाँ जितना टी हेल्पर सेल है उतना काम करती हैं, उसी हिसाब से जो क्या है बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी सीक्रेट करती है, और जिसकी वजह से क्या होता है? इम्यून रेस्पॉन्स होता है और इम्यून मैकेनिज्म होती है, मतलब इम्यूनिटी क्या होती है? रेगुलेट रहती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बार्थोलिन ग्लैंड इज प्रेजेंट इन। बार्थोलिन ग्लैंड होती हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं? पहला ऑप्शन है ओवरी, सेकंड ऑप्शन है यूट्रस, थर्ड ऑप्शन है सर्विक्स, फोर्थ ऑप्शन है वेजाइना।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वेजाना। बार्थोलिन जो ग्लैंड होती हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं? वेजाना के अंदर। जो बार्थोलिन ग्लैंड है ये क्या करती हैं? बार्थोलिन ग्लैंड करती हैं एल्केलाइन सिक्रेशन। एल्केलाइन सिक्रेशन। और ये एल्केलाइन सिक्रेशन क्या करता है? ये लुब्रिकेशन करता है। लुब्रिकेशन ऑफ वेजाइना। वेजाइना को लुब्रिकेट करता है। और इसके अलावा एक होती है आपका बार्थोलिन डक्ट। बार्थोलिन डक्ट। ध्यान रखना, बार्थोलिन ग्लैंड और बार्थोलिन डक्ट दोनों बहुत अलग हैं। बार्थोलिन ग्लैंड वेजाइना के अंदर होती है, जबकि बार्थोलिन डक्ट कहाँ होती है? माउथ के अंदर होती है। इसके अलावा बार्थोलिन डक्ट है, इसका अदर नेम क्या होता है? इसका अदर नेम होता है डक्ट ऑफ रिविनस। डक्ट ऑफ रिविनस भी बोला जाता है किसको? बार्थोलिन डक्ट को। और ये क्या करती है? ये सबलिंगुअल जो ग्लैंड होती हैं, सबलिंगुअल जो ग्लैंड होती हैं, कौन सी ग्लैंड? सलाइवरी ग्लैंड होती हैं। उनके जो सिक्रेशन होते हैं उनको फ्लोर ऑफ माउथ का फ्लोर होता है उस वहां पे ओपन करती है, और जहां पे ये ओपन होती है उसी को बोला जाता है बार्थोलिन डक्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थिकनेस, द थिकेस्ट लेयर ऑफ यूट्रस। यूट्रस की थिकेस्ट लेयर होती है, पहला ऑप्शन है पेरिटोनियम, सेकंड है पेरीमेट्रियम, थर्ड है मायोमेट्रियम, फोर्थ है एंडोमेट्रियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम सबसे ज्यादा थिकेस्ट, सबसे मोटी लेयर होती है किसकी? यूटेरस की। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कांस्टेंट फेज इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर कांस्टेंट फेज होता है, पहला ऑप्शन है प्रोलिफरेटिव फेज, सेकंड ऑप्शन है ओव्यूलेशन फेज, थर्ड ऑप्शन है मेंस्ट्रुअल फेज, फोर्थ ऑप्शन है ल्यूटियल फेज। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज कब से कब स्टार्ट होता है? ये ल्यूटियल फेज होता है आपका 15 to 28 डे ऑफ मैस्चुरेशन। जब मैस्चुरेशन स्टार्ट होता है उसके 15वें दिन से लेकर 18वें दिन को बोला जाता है, उस 28वें दिन तक को क्या बोला जाता है? ल्यूटियल फेज बोला जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। ल्यूटियम का कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है। और ये किससे फॉर्मेशन होता है? बाय रप्चर्ड पीस ऑफ फॉलिकल। फॉलिकल के जो रप्चर्ड पीस होते हैं उनसे क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है ल्यूटियल फेज के अंदर। और ल्यूटियल फेज होता है 15 से 28 दिन ऑफ मैस्चुरल पीरियड। इसके अलावा मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्न टेस्ट यूज टू असेस। फर्न टेस्ट है किस चीज को असेस करने के लिए यूज किया जाता है? पहला ऑप्शन है मैस्चुरेशन, सेकंड है ओव्यूलेशन, थर्ड ऑप्शन है कैंसर, फोर्थ ऑप्शन है प्रेगनेंसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन को असेस करने के लिए फर्न टेस्ट यूज किया जाता है। और यहाँ देखिए जो फर्न टेस्ट होता है वो मेनली किसके लिए यूज किया जाता है? मेनली यूज किया जाता है एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज। एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज होता है उसके लिए क्या यूज किया जाता है? फर्न टेस्ट यूज किया जाता है। इसके अलावा ओव्यूलेशन की कंडीशन में भी इसको यूज करते हैं। अब ये फर्न टेस्ट
काम कैसे करता है और इसमें क्या चेक किया जाता है। अब यहाँ देखिए, नॉर्मल वेजाइनल वेजाइना होती है, वो कैसी होती है, एसिडिक होती है। और एमनियोटिक फ्लूइड कैसा होता है, एल्केलाइन। और जब एमनियोटिक फ्लूइड एल्केलाइन होता है और एसिडिक वेजाइना होती है, उस कंडीशन में क्या होता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड है और एल्केलाइन और एसिडिक जब दोनों कॉम्बिनेशन में मिलते हैं, तब क्या होती है, स्कैटर्ड स्ट्रक्चर होती है। स्कैटर्ड स्ट्रक्चर मतलब, स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखरा हुआ। यदि हम माइक्रोस्कोप में हम चेक करते हैं तो स्कैटर्ड स्ट्रक्चर मिलती है देखने को, और इसी को ही चेक किया जाता है फर्न टेस्ट के अंदर। ऐसे ही क्या कंडीशन होती है, जब ओव्यूलेशन होता है उस टाइम पे क्या होती है, एल्केलाइन वेजाइना के अंदर कैसे होते हैं, सिक्रेशन एल्केलाइन होते हैं। और वैसे नॉर्मल कैसी होती है वेजाइना, एसिडिक होती है। जब एल्केलाइन और एसिडिक जब कंबाइंड मिलते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, फर्न लाइक स्ट्रक्चर मिलती है। तो यदि ऑप्शन में आ जाए फर्न टेस्ट यूज किया जाता है, यदि ऑप्शन में एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज के लिए है, ऑप्शन में अवेलेबल है तो वो है, और यदि ओव्यूलेशन है तो सेकेंडरी ओव्यूलेशन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग इज। फैमिली प्लानिंग का नेचुरल मेथड है, पहला ऑप्शन है कैलेंडर मेथड, सेकंड है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, थर्ड ऑप्शन है कॉन्डोम्स, फोर्थ ऑप्शन है आईयूसीडी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कैलेंडर मेथड। कैलेंडर मेथड क्या होता है, नेचुरल फैमिली प्लानिंग होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चीफ सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन का चीफ सोर्स होता है, पहला ऑप्शन है ओवरी, सेकंड है एड्रिनल कॉर्टेक्स, थर्ड ऑप्शन है एड्रिनल मेडुला, फोर्थ ऑप्शन है कॉर्पस ल्यूटियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, चीफ सोर्स होता है, मुख्य सोर्स होता है किसका, प्रोजेस्टेरोन का। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इंडक्शन ऑफ ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन को इंडक्शन करने के लिए, ओव्यूलेशन को बढ़ाने के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में यूज की जाती है वो कौन सी होती है। पहला ऑप्शन है क्लोमिफिन, सेकंड है एथिनल ऑस्ट्रिडियोल, थर्ड है डेनाजोल, फोर्थ ऑप्शन है लेवोनोर्गेस्ट्रॉल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, क्लोमिफिन। क्लोमिफिन क्या करती है, ओव्यूलेशन को इंक्रीज करती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्सेलम फोर्सेप्स इज यूज टू ग्रास्प। वाल्सेलम फोर्सेप्स है वो किसको पकड़ने के लिए यूज किया जाता है। पहला ऑप्शन है पोस्टीरियर वेजाइनल वाल, सेकंड है एंटीरियर वेजाइनल वाल, थर्ड ऑप्शन है फैलोपियन ट्यूब, फोर्थ ऑप्शन है सर्विक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सर्विक्स। सर्विक्स को ग्रास्प करने के लिए वाल्सेलम फोर्सेप्स यूज की जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट इवेंट ऑफ प्यूबर्टी इन गर्ल। गर्ल के अंदर फर्स्ट इवेंट ऑफ प्यूबर्टी कौन सा होता है। पहला ऑप्शन है प्यूबार्की, सेकंड है थैलार्की, थर्ड है मिनार्की, फोर्थ है एब्डोमिनल पेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है थैलार्की। थैलार्की क्या होता है, फर्स्ट इवेंट होता है प्यूबर्टी का गर्ल्स के अंदर। और देखिए ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है एग्जामों में, एम्स के, ईएसआई के और कई एग्जाम में भी रिपीट हुआ है, तो इसको आप समझ लीजिए। एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट का नाम था टनर एंड मार्शल। टनल और मार्शल नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, जो प्यूबर्टी को 5 स्टेज में डिवाइड कर दिया, कि उन्होंने कहा कि प्यूबर्टी होती है वो 5 स्टेज में जाके कंप्लीट होती है, और जिसमें सबसे पहले होता है थैलार्की।
थैलार्की, ये क्या होता है? फर्स्ट साइन होता है प्यूबर्टी का, फर्स्ट साइन। इनके द्वारा इन्होंने क्या बताया कि फर्स्ट साइन प्यूबर्टी का क्या होता है? थैलार्की होता है। और थैलार्की में क्या होता है? ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ब्रेस्ट डेवलपमेंट। सेकंड नंबर पे इन्होंने बताया एड्रीनार्की। एड्रीनार्की के अंदर क्या होता है? जो एक्सिलरी हेयर होते हैं उनका डेवलपमेंट होता है, एक्सिलरी हेयर आते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बताया थर्ड नंबर पर प्यूबार्की। और प्यूबार्की के अंदर जो प्यूबिक एरिया होता है उसमें क्या होता है? हेयर आना शुरू होता है। और चौथे नंबर पे बताया इन्होंने इंक्रीज हाइट। और फिफ्थ जो इन्होंने स्टेज बताई थी वो कौन सी बताई थी? वो बताई थी इन्होंने मेनार्की। मेनार्की, मेनार्की को क्या बोला जाता है? फर्स्ट मेस्चुरल साइकिल, फर्स्ट मेस्चुरल साइकिल कॉल्ड मेनार्की। और इन्होंने जो 3 स्टेज बताई थी, थैलार्की, एड्रीनार्की, प्यूबार्की और इंक्रीज हाइट और मेनार्की। तो आपको यदि क्वेश्चन में आ जाए तो इनको सही करके आना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट प्रिफर्ड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन को एडमिनिस्टर करने के लिए सबसे ज्यादा प्रिफर्ड रूट यूज किया जाता है। पहला ऑप्शन है इंट्रामस्कुलर, सेकंड है इंट्राडर्मल, थर्ड ऑप्शन है सबक्यूटेनियस, फोर्थ ऑप्शन है इंट्रावीनस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सबक्यूटेनियस। इंसुलिन का जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो मोस्टली कौन सा यूज किया जाता है? सबक्यूटेनियस रूट यूज किया जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। द मोस्ट डिस्टल ब्लड वेसल्स दैट कैन बी पाल्पेटेड। जो सबसे ज्यादा डिस्टल, बॉडी के अंदर डिस्टल में कौन सी होती है? ब्लड वेसल्स होती है जिसको हम पाल्पेट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है फीमोरल आर्टरी, सेकंड है डोर्सल पेडिस आर्टरी, थर्ड है पॉप्लिटियल आर्टरी, फोर्थ है पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डोर्सल पेडिस आर्टरी। डोर्सल पेडिस आर्टरी बॉडी में देखते हैं तो सबसे नीचे होती है, सब मोस्ट डिस्टल, डिस्टल का मतलब है सबसे नीचे। और इसको हम पाल्पेट कर सकते हैं पल्स को। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है द सीरम एमाइलेज लेवल इज यूज टू असेस डैमेज। जो सीरम एमाइलेज का जो लेवल चेक किया जाता है वो किसके डैमेज को असेस करने के लिए चेक किया जाता है? पहला ऑप्शन है लिवर, सेकंड ऑप्शन है पेनक्रियाज, थर्ड ऑप्शन है स्टमक, फोर्थ ऑप्शन है इंटेस्टाइन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज को असेस करने के लिए सीरम एमाइलेज यूज किया जाता है। दोस्तों आपके 1 मिनट लेना चाहूँगा। दोस्तों यदि आपको हमारे किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए कि हमको क्या प्रॉब्लम आ रही है। इसके अलावा यदि आप कोई वीडियो सजेस्ट करना चाहते हैं हमें, तो हमें वीडियो सजेस्ट कीजिए, हम उसी टॉपिक पर वीडियो लेकर आएंगे। और इसके अलावा हमारी जो वीडियो आप लोग देखते हैं, कम से कम 800 से 1000 कैंडिडेट होते हैं जो वीडियो हमारी देखते हैं, जिनमें से लगभग 700-800 कैंडिडेट हमारे सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी एक सब्सक्राइब करने से हमको मोटिवेशन मिलता है। और यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो में। नर्सिंग वाईफाई से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।